आज के वीडियो में हम सॉइल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल केमिस्ट्री के अंदर साथ में हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स और साथ में एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले साल कहाँ पूछे गए हैं? तो जेआरएफ और साथ में पीएचडी एंट्रेंस के जो एग्जाम है उनके अंदर, और साथ में एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के अंदर जो ऑफकोर्स आए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस है, आई होप आपने वो जरूर देखे होंगे। उन वीडियोस के अंदर हमने सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फिजिक्स और साथ में सॉइल पेडोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें देखा है। एंड आई एम रियली श्योर दोस वीडियोस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो अगर वो वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज उन्हें जरूर देखिए। उनका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। और साथ में और भी कई सारे वीडियोस मैं हमेशा इस चैनल पे इस तरह से बनाता रहता हूँ। तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं सॉइल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। किस एग्जाम में? तो फिजिकल साइंस, या आप मतलब समझते हैं कि सॉइल साइंस का जो जेआरएफ का एग्जाम होता है उसके अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि केटायन एडसॉर्ब्ड ऑन द सॉइल कोलॉइड्स डिटरमाइन द एग्रीगेट फॉर्मेशन। ठीक है, रीजन दिया गया है केटायंस फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिंक्स बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉइल पार्टिकल्स। आपका जवाब अपने दिमाग में, मैं सोचता हूं कि आपने सोच लिया होगा। आंसर मैं सीधा आपको रिवील कर रहा हूं। आंसर जो है वो है फर्स्ट। सोचते हैं क्यों? क्यों? बोथ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स। क्यों ऐसा हो सकता है जरा सोचिए। कैटायंस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉइल कोलॉइड्स डिटरमाइन द एग्रीगेट फॉर्मेशन। दो तरह के कैटायन दिमाग में जरूर आ चुके होंगे। अगर आंसर सही था तो कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना? सोचा होगा आपने कभी इनके बारे में। तो कैल्शियम जो है वो सॉइल को जोड़ता है, सोडियम जो है वो तोड़ता है। नेक्स्ट अगर हम सोचे तो फ्लोक्यूलेशन का मतलब समझते हैं कि कैल्शियम जो है इस तरह से फ्लोक्यूल्स बनाता है, सॉइल के एग्रीगेट को जोड़ता है, तो इस कारण से पानी उसके अंदर से अच्छा मूव करता है। अब एग्रीगेट्स का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि यार एग्रीगेशन का मतलब तो ये हो गया कि क्रस्ट बन जानी चाहिए। नहीं, हम सॉइल के अंदर अच्छे अच्छे हम ये सोच रहे हैं कि एग्रीगेशंस बन रहे हैं तो उसके अंदर पोरोसिटी उल्टा बेटर होगी, उसके अंदर बेटर सॉइल स्ट्रक्चर माना जाएगा। जबकि जो डिस्पर्स्ड कंडीशन है, डिस्पर्स्ड कंडीशन जो दिमाग में आता है कि फैल गई मिट्टी, फैल गई तो उनको लगता है पानी आराम से अंदर घुस जाना चाहिए, फिर तो नहीं। फैल गई का मतलब यह है कि बिखरी हुई मिट्टी है, इसका कोई बेटर स्ट्रक्चर नहीं है, जिस कारण से हम कह रहे हैं कि ये जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इसके अंदर कोई एग्रीगेशन नहीं है, तो ये पुअर सॉइल स्ट्रक्चर स्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम है वो सॉइल को जो हम कह रहे हैं तोड़ता है, जो डिस्पर्स करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटर सॉइल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बात तो सही है कि कैटायन डिसॉल्व्ड ऑन द सॉइल कॉलॉइड्स डिटरमाइन द एग्रीगेट फॉर्मेशन, जो कि सही बात है। अब कैटायंस फॉर्म द इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिंक्स बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉइल पार्टिकल। क्या आप जानते हैं कि सॉइल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? बिल्कुल जानते हैं। सॉइल कॉलॉइड्स का आपने या तो चैप्टर्स पढ़े हैं या आपने वो वीडियोस जो मैंने क्रिएट किए थे कभी किसी वक्त में, तो आप आई थिंक आपने वो देखे होंगे। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो होते हैं सॉइल के ऊपर। अब उसके ऊपर अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता ही है, ये तो सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात तो ये भी सही है। और आपको अच्छे से दिखाने के लिए कैलकुलेशन डिस्पर्जन स्टेट को अच्छे से दिखाया है, लेकिन आप समझ चुके हैं कि दोनों बातें सही थी। और इसी वजह से तो हम कह रहे थे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ रिश्ता है। इसी कारण से हम कह रहे हैं कि कैटायंस जो है वो सॉइल कॉलॉइड्स के एग्रीगेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें। वैसे आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि भाई साहब एग्जैक्ट रीजन क्या है कि सोडियम जो है वो सॉइल को डिस्पर्स करता है, कैल्शियम क्यों सॉइल पार्टिकल्स को जोड़ता है? क्या रीजन हो सकता है? तो इसके कई रीजंस मैं कहता हूँ, ये 2 से 3 अलग-अलग जगह पे बुक्स में मेंशन किए जाते हैं। कुछ हम ज़ीटा पोटेंशियल से भी रिलेट किया जाता है इसे। कुछ हम कहते हैं कि क्या कहना चाहिए हमें कि हाइड्रेशन जो शेल होता है उससे रिलेट किया जाता है कि सोडियम का हाइड्रेशन शेल बड़ा होता है तो सॉइल पार्टिकल जुड़ नहीं पाते। किसी जगह बताया जाता है कि जीटा पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है तो सॉइल में एग्रीगेशन होता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो वो जीटा पोटेंशियल कम कर देता है, तो उसके अंदर बेटर एग्रीगेशन होता है। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं। एग्जैक्टली मैं आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, बट अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए हो तो आप इसके बारे में रिसर्च जरूर करें, ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं, रिमूवल ऑफ द लाइम इन द सॉल्यूशन फ्रॉम अपर टू द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। ऊपर से कुछ नीचे जा रहा है, कौन? लाइम जा रहा है। तो आंसर, इसका आंसर आपने दिमाग में सोच लिया। सीधा आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर जो है वो है कंकड़। कंकड़ सॉइल्स। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो ऊपर लाइम जो है, लाइम का नीचे आना से बन जाएगा क्या? कंकड़ बनेंगे। रेगर तो ब्लैक सॉइल को कहते हैं, सलाइन सॉइल में सॉल्ट ऊपर आता है। कैरी कारी सॉइल जिन्हें क्या कहते हैं, तो कारी सॉइल्स के बारे में भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखा दी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है ब्रे नंबर 1 सॉल्यूशन क्या होता है। अब ब्रे का अगर आपको जानना है कंपोजिशन,
तो मैं कहूंगा पहले तो अपना आंसर गैस करिए दिमाग में। आप कहते हैं यार हमने तो पढ़ी नहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री, कहाँ से गैस करें, तो बात अलग है। तो आंसर है 4, 0.03 नॉर्मल अमोनियम फ्लोराइड और 0.025 मोलर HCl। यहाँ 0.025 नॉर्मल HCl भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है ना। लेकिन जरा देखिए, अगर आप कहें कि हम याद कहाँ से करें, तो इस सोर्स से आप याद कर सकते हैं। 5 आपको अलग अलग मेथड्स दिखाए हैं और कहा है कि इनके रिएजेंट्स अच्छे से याद कर लो। सारों को याद कर लेना अच्छी बात होगी, लेकिन सारे अगर हम याद नहीं कर पाते हैं तो ये दो जो मैंने हाईलाइट किए हैं उन्हें जरूर याद करने हैं कि भाई साहब, ब्रे नंबर 1 सॉल्यूशन या ब्रे P1 जिसे यहाँ कहा गया है, ब्रे जो है वो कौन सी सॉइल में काम में लेते हैं, ऑलसेन कौन सी सॉइल में काम में लेते हैं, ये तो बहुत जनरल बातें हैं, पता होगी। आप पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अभी बात करते हैं ब्रे नंबर 1 के अंदर एक जो हम रिएजेंट देख रहे हैं वो है 0.03 नॉर्मल अमोनियम फ्लोराइड और 0.025 मोलर HCl। अगर कल को कोई पूछ ले ऑलसेन का बताओ तो 0.5 मोलर अमोनियम बाइकार्बोनेट और साथ में पीएच होनी चाहिए उसकी 8.5। ठीक है जी। रिएजेंट्स अगेन कह रहा हूँ, याद तो हमें सारे कर लेने चाहिए, लेकिन ये जो कुछ है इंपॉर्टेंट है। नीचे और भी कुछ हाईलाइट किया है कि इनके रेफरेंसेस भी अगर आप याद कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो कहूंगा पूरी टेबल याद कर लो क्योंकि ऊपर का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, कौन किस में काम में लेते हैं, है ना। अच्छा, मैं आंसर जो पूछ रहा था वो आपको ऊपर दिया हुआ ही है कि ब्रे जो है वो एसिड सॉइल में काम में लेते हैं, ऑलसेन जो है वो एल्कलाइन सॉइल में काम में लेते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जिप्सम इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द सोडिक सॉइल। सोचिए, reclamation process involves reduction in the exchangeable sodium with calcium and its removal from the soil solution through leaching। क्या बोलते हो, क्या कहता है आपका मस्तिष्क कि आंसर क्या होना चाहिए? आंसर अगर मैं रिवील करूं तो आंसर होना चाहिए इसका फर्स्ट। मतलब दोनों बातें सही है, नीचे वाली बात ऊपर वाली बात को सेटिस्फाई भी करती है। कैसे? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि जिप्सम मतलब कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, इज कॉमनली यूज टू रिक्लेम द सॉइल पार्टिकल्स, जो कि एक सही बात है। तो अगर आप जरा सोचिए क्यों, क्योंकि कैल्शियम जो है वो रिप्लेस कर देता है सोडियम को, है ना। अब इसी का नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है और मैंने यहाँ तस्वीर भी रख दी है आपके लिए। ये देख सकते हैं आप, जो भी आपको सोडियम के डॉट दिख रहे हैं वो रिप्लेस हो गए हैं कैल्शियम से। क्यों? क्योंकि कैल्शियम आया तो सोडियम को नीचे लीच आउट होना पड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए कहा गया है कि दोनों बातें सही है भाई साहब, और वो ऊपर रीजन जो है ऊपर वाली बात का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सॉइल एसिडिफिकेशन। अमोनिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो एसिडिक होते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को जनरली बेसिक फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। तो बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, ये याद होना जरूरी है। डन। नेक्स्ट, स्पेशली द नॉन लीचेबल नाइट्रोजन आयंस व्हिच हैव बीन टेकन अप बाय द प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिटी कौन बनाएगा, जरा सोचिए। अपना आंसर आई होप अपने दिमाग में सोच लिया होगा। हर क्वेश्चन पे मुझे पॉज कर दें, अपना आंसर सोचें, फिर आगे बढ़ें। चलो, अपना आंसर सोच लिया है आपने। मैं अपना मतलब सही आंसर है वैसे बताऊं तो वो है रीजन सही है, रीजन रॉन्ग। रीजन गलत होने का कारण ये है कि यहाँ खाए स्पेशली द नॉन लीचेबल नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन लीच नहीं करती? वो नाइट्रोजन लीच आउट नहीं होगी जो प्लांट्स ने या तो अपटेक कर ली हो, प्लांट्स के अंदर मतलब वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, है ना। या हम कहें कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हो, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी तो होती है एमाइड्स वगैरह के रूप में, तो वो नॉन लीचेबल के ग्रुप में कंसिडर कर रहे हैं। तो वो नॉन लीचेबल अगर आयन पौधा खुद ले लेगा, है ना, तो वो पहली बात तो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा सॉइल एसिडिटी में, है ना, क्योंकि सॉइल में है ही नहीं वो चीज, प्लांट में चलेगी। और दूसरी बात, सॉइल एसिडिटी कॉज कौन करता है? अमोनियम आयन, जैसे कि NH4+, है ना। कैसे करता है आप कहेंगे, हम कैसे मान ले भाई साहब? तो देखिए इसमें देखिए, अमोनियम जो है वो हाइड्रोजन छोड़ रहा है ना। NH4+ है तो एक H छोड़ दूंगा तो अमोनिया बना लूंगा, NH3 बना लूंगा, तो जो कि रिलीज हो सकता हूँ एनवायरमेंट में, है ना। या फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो नाइट्रेट में बदल सकता है। ये तस्वीर थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिए, आपको समझ आ रही है ये बात कि यहाँ क्यों ये स्टेटमेंट गलत है। डन है मेरे भाई, डन है। आगे बढ़ते हैं, या मेरी बहन जो भी है, आगे बढ़ते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और अच्छे से दिखाया गया है, आप पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। मैं अभी आगे की बढ़ रहा हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि सॉइल एसिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, होती है। चलो क्या अरेंज करके बता दो सबमर्जेंस इन द सॉइल इन द करेक्ट सीक्वेंस। आने वाले वक्त में एक कंप्लीट वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने सॉइल इमर्जेंस के बारे में सारी अच्छी से अच्छी बातें कर ली है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने सारी आगे डिलीवर करने की कोशिश की है आने वाले वक्त के अंदर। तो वीडियो आएगा आपके सामने जल्दी। तो खैर अभी आपको बताना है कि उसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए अलग अलग इवेंट्स का।
तो अगर आपने आंसर सोच लिया है तो अच्छी बात है। मैं आपको आंसर दिखाऊं तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट ACBD। सबसे पहले तो डिप्लीशन होगा ऑक्सीजन का। भाई आपने पानी डाल दिया है मिट्टी में, पानी बहुत ज्यादा है मिट्टी के अंदर, तो फिर पानी है तो हवा कम है, सीधी सी बात है, हवा कम है मतलब ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप बाहर निकल जाएगी, पानी ने जगह ले ली है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक द हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम कहते हैं, अच्छा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप होना चाहिए लॉस ऑफ बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है उनका वो बेनिफिशियल कौन से होते हैं, जैसे कि हम कहें जो एरोबिक फॉर्मिक होते हैं, एरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जब हम कह रहे हैं ऊपर डिप्लीशन हो गया है ऑक्सीजन का, तो मतलब इसका ये हुआ कि जिन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते वो लोग मरने लगेंगे। तो लॉस ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम कहें जो नाइट्रोजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। तीसरा हम कह सकते हैं स्टेप जो होना चाहिए वो है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब बेनिफिशियल वाले लोग नहीं रहे तो फिर कौन रहा, एनारोबिक बैक्टीरिया रहे। अब वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और Fe+2 को Fe+3 में बदल देंगे, Fe+3 को Fe+2 में बदल देंगे, है ना, रिड्यूस फॉर्म में बदल देंगे। और कहने का मतलब ये हुआ कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करेंगे। और लास्ट में, और ये भी याद रख सकते हैं कि सॉइल इंक्रीज सॉइल पीएच इन द एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एसिडिक सॉइल की पीएच न्यूट्रल की तरफ आती है, एल्केलाइन की जो है वो भी न्यूट्रल की तरफ आती है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, अच्छे से याद रखना, जिंदगी भर मत भूलना। जिन लोगों को भूलना चाहिए उन्हें भूल जाओ, अपनी एक्स को भूलना है तो उसे भूलो, इन स्टेटमेंट को कभी मत भूलना। क्या है कि सॉइल के अंदर जब सबमर्जेंस होता है तब, क्या गूंगा नहीं हो गया हूं मैं, ये कह रहा हूँ कि जो एसिडिक फॉर्म है वो न्यूट्रल हो जाएगी और एल्कलाइन फॉर्म भी न्यूट्रल आएगी। इसका क्या रीजन है वो मैं अच्छे से आपको सबमर्जेंस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इन सारे स्टेप्स को याद कर लें, अगले साल कल को फिर आ जाए तब हमारी बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे को ये स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे अगर बढ़े तो वो है अरेंज द फॉलोइंग। अरे भाई रुक जाओ, अरे यार गलती से आंसर रिवील हो गया, बट फिर से हम ईमानदारी से शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द इरिगेशन वाटर क्वालिटी इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इरिगेशन के पानी को सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा, अपना जवाब सोच लिया दिमाग में, डन, पॉज करके सोच लिया है, राइट। अगर दिखाऊं आंसर तो बोला चाहिए ACDD, मतलब सैलिनिटी, फिर बाद में सेडिमेंट कंटेंट, फिर बाद में केमिकल कंटेमिनेंट्स और उसके बाद दिया है पीएच। सबसे पहली बात तो समझ आती है कि भाई सैलिनिटी इज अ मेजर कॉज। हम सैलिनिटी के अलग अलग क्राइटेरिया पढ़ के आते हैं, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इस तरह से जो पढ़ते हैं उन चीजों के अंदर, है ना। तो क्या इस बात को हम समझ सकते हैं है कि सैलिनिटी इज अ थिंग। नेक्स्ट सी सेडिमेंट कंटेंट। सेडिमेंट कंटेंट मतलब पानी के नीचे क्या बैठ गया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब इरिगेशन देंगे तो फिर वो ओवरऑल डिजोल्व होते हुए हम देख सकते हैं प्लांट तक जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद डी केमिकल कंटेमिनेंट्स, उसमें क्या मिलाया गया है, पानी के अंदर क्या पॉल्यूटेंट्स हैं वो, और लास्ट में बताया है पीएच। देखिए मुझे पर्सनली लगता है कि इसका आंसर जो है वो सैलिनिटी के बाद केमिकल कंटेमिनेंट्स आने चाहिए, उसके बाद हम कह सकते हैं सेडिमेंट कंटेंट, या उसके बाद भी इवन पीएच एंड देन सेडिमेंट्री कंटेंट होना चाहिए। बट आई डोंट नो क्या क्यों, इसका कारण क्या रीजन है मुझे नहीं मालूम, बट आईसीआर के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर ही है। आपको समझ आता है भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि इन सारों को मैच करके दिखाना है। बहुत पॉपुलर नाम है जेलडाल, ब्रे, अभी ब्रे का नाम आया था, अमोनियम एसिटेट एक्सट्रैक्शन बहुत फेमस है, फ्लेम फोटोमीटर भी बहुत ज्यादा फेमस है। फटाफट से आईसीआर की ट्रिक तो आप जानते हो, कोई भी एक ढंग से मैच कर लो, अपना आंसर आपको निकल आएगा। तो आंसर दिखा रहा हूँ सीधा, आंसर होना चाहिए फोर्थ वन, यानी ए का थर्ड जेलडाल मेथड इज फॉर द नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ब्रे फॉस्फोरस के लिए होता है, सी अमोनियम एसिटेट एक्सट्रैक्शन ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए भी होता है, और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ दिया है एक्सचेंजेबल अमोनियम एंड पोटेशियम कंटेंट इन द सॉइल, हाँ मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से रिलेट कर सकते हैं। और फ्लेम फोटोमीटर तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि ये पोटेशियम से रिलेटेड है, पोटेशियम सोडियम उनके, है ना, फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है। आने वाले वक्त में एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक सीरीज रख लेते हैं, इसके अंदर सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द इफेक्टिव रेनफॉल erosion index of a given area is a linear proportion to the proportion, linear proportion to the, क्या बोल रहे, linearly proportional to the percentage of ground that is not covered by the vegetation। रीजन अपने आप पढ़ लो, सोचते रहना है। देखो आंसर क्या होना चाहिए कि भाई कह रहा है इफेक्टिव रेनफॉल इरोजन इंडेक्स, है ना। आंसर रिवील कर देता हूँ, आंसर पहले है, दोनों बातें सेटिस्फाई नहीं कर रही, सही है। क्यों भाई, अगर हम कहें कि वेजिटेशन जितना ज्यादा होगा जमीन पर,
तो मिट्टी उतनी ज्यादा रुकेगी। फॉरेस्ट होंगे, क्रॉप लगी हुई होगी, जमीन के ऊपर अगर पौधे होंगे तो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, है ना, जड़ें हवा में थोड़ी जाएंगी, है ना। आप कहेंगे हार्ड कुछ कुछ में जाती है। अरे मैं भी जानता हूँ आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो सकते हैं, आपको पता होगी कैसे कौन से प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स हवा में आ जाती है ना। कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे अपनी स्मार्टनेस। चलो नेक्स्ट, अभी कहते हैं कि वेजिटेशन होगा तो इरोजन कम होगा। तो इसी से बताया कि इफेक्टिव रेनफॉल इरोजन इंडेक्स जो है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, वेजिटेशन बढ़ेगा तो इरोजन जो है वो कम होना चाहिए। हाँ, दैट इज नॉट कवर्ड बाय द वेजिटेशन, तो उसके वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है। द रेनफॉल इरोजन इंडेक्स इंक्लूड्स बोथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन, उसके अंदर पानी की गति कितनी है वो भी आ जाएगी, और द मैक्सिमम 30 मिनट्स द रेन इंटेंसिटी, और आधे घंटे तक पानी की इंटेंसिटी क्या है, कितना पर्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा पानी गिर रहा है वो उसकी तरह से इंटेंसिटी होगी। तो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। उसका मतलब आंसर दोनों बातें सही है, लेकिन एक बात वेजिटेशन से रिलेट हो रही है, एक बात जो है वो रेनफॉल इंडेक्स को एक्सप्लेन कर रही है, वेजिटेशन से रिलेट नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर सेकंड दिया गया। फटाफट से इसका सीक्वेंस बता दो यार, बहुत ईजी है। बता दो, आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर होना चाहिए सेकंड। इजी था, बहुत इजी था। अगर आपको तो नहीं आया कोई बात नहीं, समझ लो। पहले स्प्लैश होगा, है ना, टपक, मतलब टपक का मतलब छपक जैसे कहते हैं। तो छही छपा छही छपा तो छही हो जाएगी। उसके बाद शीट बनेंगी उसकी, है ना, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है किसान के लिए। शीट इरोजन इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इरोजन टाइप, है ना, पता होगा ही आपको। नहीं पता तो कोई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं रिल। जब शीट्स जो है वो छोटी छोटी गलियां सी, गलियां तो कैसे बोलेंगे, छोटी छोटी सी है, समझ गए आप, जानते हैं। ये डायग्राम में दिख भी रहा है, कोई किल्स रिल्स है, रिल्स के बाद वो बड़ी होकर गुली में बदल जाती है ना। और लास्ट का रेवाइन, रेवाइन सबसे बड़ा फॉर्म होता है सॉइल इरोजन का, है ना। तो उसका आंसर जो है वो क्या था, सेकंड, है ना। हाँ तो बिल्कुल, तो सी मतलब हो गया स्प्लैश, उसके बाद बी यानी शीट, उसके बाद डी यानी रिल, रिल के बाद हो गया गुली, और गुली के बाद हो गया गुली 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 यानी रेवाइन। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि acid sulfate soil can release a harmful concentration of the heavy metals such as the aluminum, iron, manganese into the environment under the acidic condition। क्या बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक। Acid sulfate soils are typically characterized by their high organic matter content, which contribute to their fertility and ability to support diverse plant health। आप कहोगे क्यों मचक मचक के बोलते हो, चुपचाप सीधे सीधे पढ़ लिया करो। सही बात है, आपके दिल की बात आ रही है मेरे दिमाग में। चलो खैर, चुपचाप शांति से पढ़ लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट को जज कर लिया होगा। आंसर में दिखाऊं तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रहा है। हाँ, तो आंसर है पहला सही है। एसिड सल्फेट सॉइल कैन रिलीज द हार्मफुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल ए ए ए एस एस, है ना, गंदा दिमाग मत चलाइए अपना। ए एस एस कैन रिलीज हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ द हैवी मेटल्स, क्योंकि वो हाईली एसिडिक है। वो एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज नहीं रखेगी तो कौन रखेगी। तो मतलब एसिडिक कंडीशन में फेरस, एल्यूमिनियम और लोगों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है भाई साहब, इसलिए ये बात तो सही है। Acid sulfate soils are typically characterized by their high organic matter content। क्या बात कर रहे हो यार, which contribute to their fertility and ability to support the life। क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसा होता तो एसिड सल्फेट सॉइल को हम प्रॉब्लमेटिक क्यों कंसिडर करते। एसिडिक होती है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है, फर्टाइल नहीं है, तभी तो प्रॉब्लमेटिक है। स्टेटमेंट सेकंड तो गलत है। अजर्शन रियो चुपचाप पढ़ लो, मैं सीधा आंसर दिखा रहा हूँ। पॉज कर लिया मुझे, रिज्यूम कर लिया मुझे, आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर है इसका फर्स्ट, दोनों बातें सही है। एक्सप्लेनेशन दे रही है कि लाइमिंग शुड नॉट बी डन अलोंग विद अमोनिकल फर्टिलाइजर। अभी जाना था कि अमोनिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लाइम कैसा होता है, बेसिक होता है। एसिड और बेस का मेल कर दिया तो क्या न्यूट्रल बना के दिया है तुमने सॉइल, नहीं चलेगा ना। तो मुझे लगता है इसलिए हम कहते हैं लाइमिंग शुड नॉट बी डन अलोंग विद अमोनिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। ठीक है जी। लाइमिंग लीड्स टू द वोलेटिलाइजेशन लॉसेस, ये भी ठीक है। लाइमिंग जो है वो क्या, पीएच को एल्कलिनिटी की तरफ लेके जाती है। और जब पीएच बढ़ती है, क्योंकि लाइम खुद क्या है, एल्कलाइन है, तो जब पीएच बढ़ती है तो मेरे दोस्त अमोनियम जो है वो कहता है कि मैं H प्लस छोड़ दूंगा और मैं अमोनिया में बदल जाऊंगा। क्यों H प्लस छोड़ दूंगा, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि मैंने एल्केलाइन कंडीशन बढ़ाई है, तब H प्लस जो भागेंगे एल्केलाइन कंडीशन की तरफ यानी OH माइनस की तरफ, ऐसा समझ सकते हैं। एल्केलाइन कंडीशन में OH माइनस ज्यादा होते हैं, H प्लस OH माइनस की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका मतलब आपको ये समझ आ गया है कि अमोनियम अमोनिया में बदलेंगे। आगे ना बात समझ में नहीं आई हो तो कोशिश करेंगे कि यार आपके सामने एडिटिंग के टाइम पे कुछ अच्छी अच्छी फोटोज आ रही हैं, तो आपका दिमाग चमक रहा हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो, आप समझ पा रहे हो।
फटाफट से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई चुपचाप इसका ग्रुप पहचानो। आंसर रिवील कर रहा हूँ, ये है एल्डिहाइड। आप कहें कि याद करा दो यार एक बार, तो ये सारे होते हैं, देख लो अच्छे से याद कर लो। एल्डिहाइड में आर होता है एक तरफ, बीच में ऑक्सीजन लटकता है। कीटोन में दोनों तरफ आर होता है, बीच में ऑक्सीजन लटका होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आर के साथ में COOH होता है। ये बहुत ज्यादा बेसिक हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो 11th क्लास में कभी हम पढ़ा करते थे। 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में ये सब चीजें आती हैं। चलो खैर, इसे आप पढ़ लेना। नहीं पढ़ पाते हो, आपको लगता है इसके ऊपर भी वीडियो होने चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताना। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सारे मैच कर लो, सीधी सी बात है। मैथेन होता है CH4। आंसर सीधा दिख जाएगा आपको, एक का सेकंड एक में दिया हुआ है। आंसर शुड बी द सेकंड वन। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट कॉमन 1:1 टाइप। ये सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो फटाफट से क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं, आंसर दिखाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन नहीं करता मैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन देख लिए अच्छे से, आंसर्स अपने आप कोशिश की होगी सॉल्व करने की, आंसर देख भी लिए, दिमाग खुश है आपका, है ना। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी JRF का, जो पिछले साल पेपर हुआ है, उसमें क्या सवाल पूछे गए। उसमें पूछा गया कि सैलाइन सॉइल आर डोमिनेटेड बाय द न्यूट्रल soluble salt consisting of chloride and sulfate of sodium, calcium and magnesium. Sodic soil contains sodium salts capable of causing alkaline hydrolysis mainly of sodium carbonate. क्या बोलती पब्लिक, सही है? दोनों बातें सही है, आंसर बता देते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक सॉडिक सॉइल के बारे में बोल रहा है, एक सलाइन सॉइल के बारे में बोल रहा है। आप कहेंगे हमने तो नहीं पढ़ा कभी, तो पढ़ो दोस्त, किताबों में जाइए, देखिए, नहीं तो मेरे वीडियोस देख लीजिए, उनमें हमने सलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, उनके रिक्लेमेशन, सभी चीजों के बारे में अच्छे से बात करी। तो वहां पे डेफिनेशन में आता है कि सैलाइन सॉइल आर दोज सॉइल व्हिच हैव द न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वैसे कैल्शियम मैग्नीशियम आता है, सोडियम भी, ठीक है, सोडियम भी होता है, NaCl होता है, ठीक है जी। सॉडिक सॉइल स्पेसिफिकली हैविंग द हायर अमाउंट ऑफ सोडियम, इंग्लिश ज्यादा नहीं जानते, ठीक है, सोडियम ज्यादा होता है, और कौन सी फॉर्म में, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाली फॉर्म में होता है। तो इसलिए ये बात भी सही है कि सोड कंटेन द सॉल्युबल सॉल्ट कैपेबल ऑफ कॉजिंग द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जैसी चीजें होने लगती है उसमें। और दोनों बातें सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का, दोनों अलग बातें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये जनरली याद नहीं होती है वो वाली चीजों में से, कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नाइट्रोजन इन द सॉइल द सैंपल इज यूजुअली डाइजेस्टेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 in the presence of the catalyst mixing consisting of K2SO4 and copper sulfate in the ratio of 10:1. The K2SO4 is used to raise the boiling point of the H2SO4 that promotes the oxidation of the organic matter and conversion of organic nitrogen to ammonium nitrogen, while the CuSO4 act as a catalyst and hasten the breaking down of the organic matter and conversion of nitrogen to the ammonium sulfate. आप कहेंगे हमको घंटा समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप। देखो समझ आया नहीं आया, ये दोनों बातें याद कर लेना। और जनरली आप इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है अगर सॉइल में, उसका जो हम टेस्ट करते हैं, उस दौरान K2SO4 और CuSO4 डालते हैं, ये एटर प्लस में साफ साफ लिखी गई बात है, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स K2SO4 CuSO4 जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं रिएक्शन के, और एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। रेशो मुझे भी याद नहीं था, 10:1 यहाँ से याद कर लिया मैंने, ठीक है, लेकिन याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रीजन कह रहा है कि K2SO4 इज यूज्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, ये बात भी ठीक है। हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनियम में यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलती है, ठीक है। CuSO4 भी कैटलिस्ट के रूप में काम कर ले रहे हैं, और वो भी ऑर्गेनिक मैटर को कर रहा है। तो कुल मिला के बात तो यही कह रही है ना, कि CuSO4 और K2SO4 एक तरह के कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, रिएक्शन को बेटर कर देते हैं। कैटलिस्ट कौन होते हैं, भड़काऊ भाटे होते हैं। क्या मतलब, रिएक्शन को या तो तेज करवा देते हैं या धीरे करा देते हैं। वो दोस्त होते हैं ना, वो पवित्र को क्या बोल दिया, अरे भाई क्या बोल दिया तेरे को, ऐसे कर करके दो दोस्तों को भिड़ा देते हैं। ऐसे लोग होते हैं कैटलिस्ट। अरे भाई यार तुम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अरे भाई यार इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलवा के रिएक्शंस को फास्ट करवा देते हैं। तो ये लोग K2SO4 वो क्या होते हैं, भड़काऊ भाटे होते हैं। यानी कहने का मतलब भाटे क्या होते हैं, राजस्थान में भाटे का मतलब होता है पत्थर। फालतू बातें नहीं करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन भी कर रही है, ठीक है जी।
ओहो क्या बात है, क्या ट्रांजिशन है। जिप्सम कैन बी यूज्ड टू मैनेज द सबसॉइल एसिडिटी, क्या बोलती पब्लिक। Sulfate released by the dissolution of gypsum increases level of calcium and reduce the level of aluminum in both the soil solution and exchangeable. मैं जब बोलता हूँ तो वो शायद समझ नहीं आता होगा, मुझे पॉज करके अपने आप पढ़े तब आएगा समझ, आपका दिमाग जो समझाएगा आपको तब समझ आएगा। ठीक है जी, आंसर दिखाएं तो दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि दिमाग हमें ये समझाता है कि जिप्सम कैन बी यूज टू मैनेज द सब सॉइल एसिडिटी। के अंदर एसिडिटी सुनते ही लगता है कि यार जिप्सम एसिडिटी में थोड़ी होता है इतनी तो सॉइल साइंस पढ़ी है हमने, ऐसा होता है क्या, एसिडिटी के अंदर जिप्सम डाल दें तो क्या सॉइल साइंस पढ़ी है हमने, ऐसा दिमाग में आएगा। तो फिर ऐसा नहीं करना है, सब सॉइल भी तो लिखा है, सब सॉइल के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात सिखाने की कोशिश की है आईसीआर ने हमें कि भाई साहब आप जानो इस बारे में, बस तो बुक्स पढ़ेंगे तो जान ही सकते थे, लेकिन नहीं जाना है तो क्वेश्चन पेपर से ही जान लो कि जब सॉइल, सब सॉइल का मतलब जब सॉइल के नीचे की गहराइयों में जो एसिडिटी है, सबका मतलब थोड़ा डेप्थ में जो एसिडिटी है, उसको बेटरमेंट के लिए जिप्सम अगर डालोगे तो वहां सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट का जो सल्फेट है वो रिलीज करेगा। द सल्फेट रिलीज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ जिप्सम इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम के जिप्सम और कैल्शियम दोनों टूटे हैं तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ एल्यूमिनियम। कैल्शियम जब बढ़ जाएगा सब सॉइल के अंदर तो उसका मतलब ये हुआ कि एसिडिटी जो है वो, मतलब पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ, या हम कह सकते हैं एल्कलाइन कंडीशन की तरफ आएगी, वो कैल्शियम है, तो एल्यूमिनियम का जो लेवल है वो कम होने लगेगा। तो एल्यूमिनियम का लेवल कम होना तो फिर कहते हैं एसिडिटी कम करता है, तो इसीलिए ऊपर वाली बात को ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करा है। समझ आया मैं क्या बोला, आई होप आया होगा, है ना। नहीं आया तो मुझे पॉज करके एक और वापस पढ़ो, या मुझे बैक करके एक और वापस सुन लो। आप कहोगे यार आपने क्या ना समझाने के नाम पे पढ़ दिया बस उसको, अरे यार और कैसे समझाओ कि सब सॉइल के नीचे अगर हम कहें कि कैल्शियम होगा तो वो पीएच को बढ़ाएगा, और कैल्शियम के कारण जब पीएच बढ़ गई है तो एल्यूमिनियम कम हो गया है, और इस कारण से हम कह रहे हैं कि वो मैनेज कर रहा है इसकी एसिडिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, फिक्सेशन एंड रिलीज ऑफ पोटेशियम इन द सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अमोनियम। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप कहेंगे मैं तो वो बच्चा नहीं हूँ कोई बात नहीं। जिप्सम एंड रिलीज ऑफ पोटेशियम इन सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमोनियम। बिल्कुल, क्योंकि अमोनियम का साइज पोटेशियम के साइज के लगभग बराबर होता है, उनके आयंस की साइज जो है लगभग 0.261 इस तरह का, एंगस्ट्रॉम में कुछ दोनों की वैल्यू आसपास ही होती है, पर द फिजिक्स ऑफ द अमोनियम इज क्लोजली रिलेटेड टू दैट of because both ion have similar ionic radius, ये बात बोल दी इसने भी, and lower हाइड्रेशन एनर्जी, सही बात है जी, इसलिए हम कहेंगे एक्सप्लेनेशन भी है। पीएचडी वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप कहेंगे हम तो जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, टाटा बाय बाय, वीडियो बंद कर देंगे आप, ऐसा मत करो यार, अकेला छोड़ के जा रहे हो। इमोशनल होने की बात नहीं है, आप देखिए पीएचडी लेवल के क्वेश्चन भी देखिए, क्या पता कल को पीएचडी वाले पेपर से उठा के आपके सामने रख दे क्वेश्चन। हमें तो नॉलेज इंक्रीज करने से मतलब है, तो सेम क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखेंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ, आशा की दुनिया कायम रखने की उम्मीद होती है। चलो क्या, फेरस डिफिशियंसी इज मोस्टली सीन इन द क्रॉप ग्रोइंग ऑन, तो बच्चा बच्चा बता सकता है क्या पीएचडी लेवल का है, हम भी बता सकते हैं, है ना, मतलब कोई भी बता सकता है, ऐसे कहना चाह रहा हूँ। फेरस डिफिशियंसी इज मोस्टली सीन इन द क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन। फेरस अभी जाना, फेरस एल्यूमिनियम लोग एसिडिक सॉइल में डोमिनेट करते हैं तो अल्कलाइन में वो कम हो जाते हैं, तो उसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगर देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ 2% कंसंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, जानते हो कॉन्सेप्ट, इतना सा दिमाग में रखना है कि जो भी परसेंट वैल्यू है उसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर निकाल के आ जाऊंगा। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर होगा द थर्ड वन, 2% को 10,000 से गुणा कर दिया, कोई भी वैल्यू आ जाए 10,000 से गुणा कर देना। पिछले बीते सालों में हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और ऐसी घटिया हरकत और नहीं करूंगा मतलब इस तरह के एक्सेंट वापस नहीं काम दूंगा, ठीक है, ऑफेंड मत होना। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द लाइम रिजल्टेड इन द reduced absorbed and the solution aluminum plus 3, thereby aluminum toxicity potential is greatly reduced and increases the yield potential। अच्छा सोचते हैं, when lime is added to the acid soil exchangeable and the solution aluminum plus 3 is reduced by the precipitation as with increase in the soil pH। ठीक है, दोनों बातें सही है, चेक करके देखिए आंसर, तो उसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लाइम रिजल्टेड इन द रिड्यूस, हाँ एप्लीकेशन लाइम का एप्लीकेशन करोगे तो एल्यूमिनियम कम होना ही है, अभी सब सॉइल एसिडिटी वाले केस में हमने यही समझा था, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी पोटेंशियल कम हो जाएगा तो यील्ड जो है बढ़ जाएगी, सही बात है। लाइम जब आप एसिड सॉइल में डालोगे
तो एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि वो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो कैल्शियम मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम के साथ तो नहीं, लेकिन दूसरे आयंस के साथ जो है वो प्रेसिपिटेशन यानी कंपाउंड्स बना लेगा, फिक्स होने लगेगा, तो उस वजह से वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दोनों ही एक्सचेंजेबल और सॉल्यूशन फॉर्म में एल्यूमिनियम कम होने लगेगा। अब हो सकता है आपका ध्यान टूट रहा हो, आपका ध्यान टूट रहेगा, आपको लगेगा कि यार क्या है, वीडियो बंद कर देते हैं। तो अगर ऐसा केस तभी भी इस वीडियो में आपको लगे तो मुझे पॉज करते हुए चुपचाप आंसर्स पढ़ चेक करते हुए जाएं, सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, ये आपके लिए फॉर श्योर हेल्पफुल होंगे। कैलकुलेट द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर BaCl2 एंड 0.1 मोलर HCl। आयनिक स्ट्रेंथ निकाल के बतानी है। अब आयनिक स्ट्रेंथ का जो कंप्लीट फिनोमेना है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर आप कर पाओगे। और ICR ने तो हाथ खड़े कर दिए, मतलब हाथ खड़े कर देने का मतलब क्या नाम कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, शायद इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आपको अगर मैं आंसर दिखाऊं तो वो क्या हो सकता है, देखिए। आयनिक स्ट्रेंथ मतलब आयन की स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है किसी आयन का उसको बताता है आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बात समझ आई। अभी फॉर्मूला रट के जाएंगे एग्जाम में कि I इज इक्वल्स टू 1/2 समेशन C(Z²). हाफ mv स्क्वायर याद किया है कभी काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसी जमाने में कभी साइंस पढ़ी हो, 10th क्लास में कभी सब या 11th क्लास में कहीं पढ़ी हो, है ना, फिजिक्स के अंदर हाफ mv स्क्वायर होता है ना। वैसे ही अब हाफ CZ² याद रखेंगे हम। C हमारी कंसंट्रेशन, Z हमारा वैलेंसी फैक्टर। हाँ? सबकी वैलेंसी आप कहेंगे हमें तो कभी याद ही नहीं करी भाई साहब, तो यहाँ से याद कर लो जो आपको दिखाए हैं, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, है ना। सबकी वैलेंसी याद कर लेना, कंसंट्रेशन वो आपको एग्जाम में देता है। अब ये BaCl2 था, उसका पता नहीं क्या हो गया है, नहीं नहीं MgCl2 है, और उसके नीचे वाले में ओहो क्या हो गया ये BaCl2, और न जाने क्यों ये गड़बड़ हो गई है टेक्स्ट के अंदर, आई एम सॉरी। बट आप समझ सकते हैं कि ये बता रखा है कि NaCl टूटता है, Na+Cl- में MgSO4 टूटता है Mg+2 और SO4-2 में। टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, आई एम सॉरी। चलो खैर, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ये कॉपी मैंने किया और उसके सामने आप फोटो रख दी आपके सामने। देखो क्या है, BaCl2 टूटेगा Ba+ और Cl2-। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी, 0.02 मोलर। ठीक है, ध्यान यहाँ रखना कॉपी में, मतलब इस पेज पे ऊपर 0.02 मोलर दी हुई थी। क्लोरीन की कितनी दी थी, क्लोरीन की भी इतनी ही होगी क्योंकि BaCl2 सॉल्यूशन का दी है तो Cl2 की भी इतनी होगी, लेकिन क्लोराइड के 2 आयन होंगे तो इसका कंसंट्रेशन डबल कंसिडर करेंगे। HCl के केस में H+ और Cl- दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। अभी आपने सीखा था फॉर्मूला क्या है, हाफ CZ², सॉरी, हाफ CZ² में सारे हाफ CZ² जोड़ने हैं। सारे का मतलब Ba+2 के लिए अलग हाफ CZ², क्लोराइड के लिए हाफ CZ², H+ के लिए अलग, Cl- के लिए, 4 अलग अलग जोड़ो और आंसर निकाल के दिखाओ। तो इसकी बस ही मैथ्स करने का तरीका है जिसमें हाफ बाय 1/2 कॉमन ले लिया गया है, सबके अंदर वैल्यूज रखी गई है, आंसर निकाले गए हैं और आंसर आएगा 0.16, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए आंसर में लिखा हुआ ड्रॉप, तो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। चलो खैर, सैलाइन सॉइल आर फॉर्मली कॉल्ड द व्हाइट एल्कली सॉइल, सही बात है, बिकॉज द डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं इवेपोरेशन। सैलाइन सॉइल्स की अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है 4 से ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। अच्छा, और भी क्वेश्चन नीचे थे, मेरे को लगा 2 ही स्टेटमेंट होंगे, ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। सैलाइन सॉइल्स हैव पीएच मोर देन 8.5 है, तो गलत बात है। सैलाइन सॉइल की पीएच तो 8.5 से कम होती है। अगर वो टेबल जिसमें सैलाइन एल्कलाइन और सैलाइन एल्कलाइन के अंदर डिफरेंस दिया गया है, अगर वो आपने टेबल कभी याद नहीं की है तो आप बहुत गलत रास्ते में जिंदगी में अच्छे रास्ते पे आना चाहते हैं तो उस टेबल को याद करें, हर जगह, हर वक्त, हर पल जिंदगी में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगी। ऐसा लग रहा है मैं उस टेबल की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, चलो क्या, याद कर लेना, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, लाइमिंग सॉइल्स टू द पीएच इज दिस कैन रिड्यूस फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बिकॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है जी, अब आप पॉज करते हुए पढ़ते जाइएगा, अपना आंसर गैस करते जाइएगा। हाँ, तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर रिवील कर देता हूँ, आंसर है A B D। सी स्टेटमेंट गलत है, क्यों कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइन टेक्सचर्ड सॉइल मे बी इंप्रूव्ड बाय लाइमिंग एज रिजल्ट ऑफ एनहांस्ड फ्लोक्युलेशन ऑफ कैल्शियम सैचुरेटेड क्ले। स्ट्रक्चर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर्ड सॉइल मे बी इंप्रूव्ड बाय लाइमिंग एज रिजल्ट ऑफ एनहांस्ड फ्लोक्युलेशन ऑफ। अब यार फाइन टेक्सचर्ड सॉइल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, उसके अंदर तो एग्रीगेशन अच्छा है, तो शायद इसलिए से गलत पाना गया है एग्जैक्टली। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज रॉन्ग, कोशिश करूंगा इंटरनेट पे ढूंढ के आपके सामने स्टेटमेंट रखूंगा, तो
आई होप उस वक्त आप समझ सकेंगे, बट आई थिंक मुझे लग रहा था कि अगर मैं आंसर करके आता तो शायद ये क्वेश्चन मैं गलत करके आता, मुझे लग रहा था ये सही है, बड़ी गलत है। उसका रीजन यही हो सकता है आई थिंक फाइन टेक्सचर्ड सॉइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, तो उसमें कैल्शियम का एग्रीगेशन पता नहीं क्यों सही नहीं होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है कि लाइमिंग डिक्रीजेस द, या आई विल चेक दिस क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये आंसर गलत दिखाया गया है इसका, मैं आपका आंसर चेक कर, हो सकता है शायद इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। आई विल टेल यू जब मैं इसको एडिट करूंगा तब दिखा दूंगा। फटाफट से सोच लो कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग वाले क्वेश्चन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। आंसर रिवील करूं, आंसर इज फोर्थ वन, KMnO4 भी होता है, K2Cr2O7 भी होता है, KiO3 भी होता है, KBrO3 भी होता है। क्या आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन एस्टिमेशन होता है उसके अंदर हम KMnO4 काम में लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर एस्टिमेशन जो होता है उसके अंदर हम K2Cr2O7 लेते हैं। क्या कारण, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बच्चों को परेशान करने के दो अलग अलग तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों काम में लिए, तो उसका कुछ रीजन होगा, क्या रीजन होगा रिसर्च करिएगा आप, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे, मैं भी बताऊंगा, आप अपनी तरफ से बताना, मुझे लगता है जो आंसर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, आपको जो लगता है आप अपनी तरफ से बताना। डन है ब्रो। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल टेस्टिंग क्या है, चेक करो, सारे आंसर पढ़ो, सारे स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, आंसर इज सारे स्टेटमेंट सही है, पढ़ के भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप इजीली जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई साहब सारे स्टेटमेंट सही थे, फिर भी डाउट हो लगे कि भाई साहब मुझे नहीं है समझ में, बताओ तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में बात कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने सॉइल केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देख लिया, मतलब देख लिया। चलो अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे सॉइल बायोलॉजी के बारे में, सॉइल बायोलॉजी का वीडियो भी इसी के जस्ट अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा, तो अगर अपलोड होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो आपके सामने आ चुका होगा सॉइल बायोलॉजी का भी वीडियो, जरूर देखें उस वीडियो को भी, पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।